डिफेंस की सफल तैयारी केवल त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ पाएं रिकॉर्डेड लेक्चर्स, एक्सक्लूसिव स्टडी मटेरियल, एक्स्ट्रा स्टडी नोट्स, डाउट क्लियरिंग सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस की तैयारी होगी पूरी क्योंकि टीडीए है ना। आज ही डाउनलोड करें देश का नंबर 1 टीडीए लर्निंग ऐप। Welcome friends. Here we have brought some expected questions as well as a proper way to attempt economics questions in your CDS exam, right? So there are two things that we are going to focus upon. One thing, these are some questions that can come or that has been regularly been touched upon by the UPSC in your exam. Second important thing, that what should be the approach of attempting a question in economics, right? So without any further ado, let's directly move on to the question paper. First question related to GDP, a very basic concept in your exam, in your economics syllabus. First chapter, GDP, gross domestic product. You are very much supposed to be aware of about this topic. There is no excuse for not knowing this topic, right? So we know, while studying GDP, we have studied there are mainly three methods to calculate GDP. One is your value addition method or product method. Second, income based method. And third, expenditure method. What is GDP? Overall value of goods and services produced in a country, ठीक, in a territory within a specified period of time. Basic definition GDP की, ठीक. 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, ठीक. Focus on what you know. नो नीड टू डू R&D ऑन दिस कि भाई ये डिमिनिशिंग कॉस्ट मेथड क्या है, नहीं, हमें यहां पर सीधे सीधे अपना आंसर निकालना है, ठीक. प्रोडक्ट मेथड यस, इनकम मेथड यस, एक्सपेंडिचर मेथड यस. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड टू कैलकुलेट जीडीपी? अगेन आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड डी. फोकस किस चीज पे करना है? पहला, ये जो टर्म है नॉट, इस पे आपको जैसे ही क्वेश्चन पेपर मिलता है, क्वेश्चन आप पढ़ते हो, प्लीज ऐसे टर्म को पकड़ो जो कि उस क्वेश्चन के मीनिंग बदल दे. इन द सेंस यहां पर क्वेश्चन या तो अफर्मेटिव में है या निगेटिव में. अगर वो निगेटिव में है, प्लीज इस नॉट को बार बार मार्क कर लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए अपने क्वेश्चन पेपर में. किसी भी डिफरेंट कलर पेन से, ब्लैक में लिखा होगा, किसी भी डिफरेंट कलर पेन से मार्क कर लीजिए ताकि दिमाग में बैठ जाए कि जो क्वेश्चन पूछा है वो नेगेटिव में है, आंसर नेगेटिव में आना है. क्योंकि हमेशा यही गलती होती है कि क्वेश्चन नेगेटिव में है, हमने जैसे ही अपना करेक्ट आंसर पढ़ा, क्योंकि हमने वैसे ही जो चीज पढ़ी है वही दिमाग में ज्यादा हाईलाइटेड होती है, तो जैसे ही क्वेश्चन मिला हमें पता चला कि हाँ यही हमने पढ़ा, हम मार्क कर देते हैं. ये भी नहीं सोचते कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया. तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए वो ये है कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है. अगर नेगेटिव में है, फौरन उस चीज को मार्क करिए, उसके बाद आंसर पे आइए, ठीक है. वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, इसमें कोई साइंटिफिक रूल नहीं लगा. सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज, अगेन ये देखिए, जैसे ही आपको कोई नेगेटिव पॉइंट मिलता है आपके स्टेटमेंट में, आप उस चीज को हाईलाइट कर लीजिए, मार्क कर लीजिए, ताकि किसी भी तरीके से ऑप्शन देखने के बाद आपके दिमाग में कंफ्यूजन ना रहे, ठीक. नॉट अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप, ओके. वर्ल्ड बैंक 1944 ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में आया. वर्ल्ड बैंक में ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में एक्चुअली आईटीओ का मेंशन है, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. उसी आईटीओ को इंप्लीमेंट करने के लिए गैट एग्रीमेंट आया और 1995 में इसी एग्रीमेंट से एक इंस्टीट्यूशन सेटअप किया गया, एस्टेब्लिशमेंट सेटअप किया गया, वर्ल्ड बैंक. जब आईटीओ आया था तो वर्ल्ड बैंक में बेसिक 2 ही ऑर्गेनाइजेशंस थी, IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, एंड IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, ठीक. उसके बाद विद इन टाइम गैट के अंदर ही WTO के अंदर IFC आ गया, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, MIGA आ गया, दैट इज योर इन्वेस्टमेंट गारंटी, एंड ICSID जो आपके इन्वेस्टमेंट सेटलमेंट की बात करता है, यानी डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का, ठीक. अब हम बात करते हैं कि ऑप्शंस में क्या क्या दिया है, और पहले ही हमने मार्क कर लिया है कि आंसर नेगेटिव में देना है, यानी इनमें से कौन सा नहीं है, ठीक. IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अभी तक जितना भी वर्ल्ड बैंक के ये 5 ऑर्गेनाइजेशन हमने डिस्कस किए उसमें तो ये नहीं था. IBRD यस ऑफ कोर्स, IDA यस ऑफ कोर्स, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी यस ऑफ कोर्स. सीधे सीधे पता चल गया IMF एक अलग ऑर्गेनाइजेशन. ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस जब 1944 में हुई, उसमें एक फ्री ट्रेड या फिर रूल बेस्ड ट्रेडिंग का एक कॉन्सेप्ट था, उसके अंदर गैट आया, यानी आईटीओ का ऑब्जेक्टिव, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का. उसके अलावा दूसरा मेजर ऑर्गेनाइजेशन जो आपके ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस से निकला वो था IMF.
ठीक। और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट था वो था वर्ल्ड बैंक। ठीक, वर्ल्ड बैंक, आईटीओ इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और आईएमएफ, ये तीन मेजर ऑर्गेनाइजेशंस थे जो ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के बाद आए। ठीक, उसी में ही डिस्कस किया गया था कि ये तीन मेजर ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश किए जाएंगे। ठीक, आईएमएफ एक सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड बैंक का पार्ट नहीं है, इसीलिए हम आईएमएफ को राइट आंसर मार्क कर देंगे। अगेन, इस क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा नहीं था जो आपको नहीं पता हो, बट फिर भी यहां पे गलती वही होती है कि हमने अफर्मेशन और निगेशन का पार्ट कंसीडर नहीं किया। पता होने के बाद भी गलती हो जाए तो फिर वो मिस्टेक है जो प्रैक्टिस की, नॉन प्रैक्टिस की वजह से है। आपने उस चीज को एक्चुअल टर्म्स में प्रैक्टिस नहीं की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन, अ परसिस्टेंट फॉल इन जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज नोन एज। सीधे सीधे डेफिनेशन है आपके इकोनॉमिक्स के सीडीएस का जो इकोनॉमिक्स पार्ट होता है उसमें डेफिनेशन ही सीधे सीधे पूछी जाती है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, परसिस्टेंट फॉल इन जनरल प्राइस लेवल, एक होता है फॉल, एक होता है राइज। एक होता है फॉल यानी गिरना और एक होता है राइज यानी उठना। आपको इस चीज से मतलब नहीं है कि आपको ऑप्शंस में क्या दिया है, जो डेफिनेशन आपको दी आपके दिमाग में बैठी होनी चाहिए कि डेफिनेशन क्या बोल रही है। परसिस्टेंट फॉल इन द जनरल प्राइस लेवल यानी प्राइसेस अगर गिर रही हैं तो उसको क्या बोलेंगे? सीधे सीधे ये इन्फ्लेशन का अपोजिट है, क्योंकि जब प्राइसेस बढ़ती हैं उसको इन्फ्लेशन बोलते हैं, महंगाई बोलते हैं, प्राइस राइज बोलते हैं। उसका जस्ट अपोजिट होता है डिफ्लेशन। यही आपका आंसर है। ठीक, अगर आप ऑप्शन के बेसिस पे जाओगे तो डिसइंफ्लेशन यानी कि आपकी प्राइसेस बढ़ रही हैं लेकिन उसका रेट कम हो रहा है, तो रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्राइसेस वो है। स्टैगफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन एक टोटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट है जहां पे प्राइस राइज भी है, अनएम्प्लॉयमेंट भी है। और डिप्रेशन, डिप्रेशन आपके बिजनेस साइकिल का पार्ट है। ठीक, तो आपको सीधा सीधा डेफिनेशन दिया पूछ रहा है, डेफिनेशन लिखी हुई है, किसकी डेफिनेशन है वो पूछ रहा है। फोकस ऑन द टर्म, फोकस ऑन द डेफिनेशन दैट इज गिवन। आपको ये चीज ये बिल्कुल बेसिक है। अगर कोई आपको इन्फ्लेशन की डेफिनेशन पूछ रहा है, बिल्कुल बेसिक चीज है। इन्फ्लेशन का जस्ट उल्टा डिफ्लेशन, बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन लिखी हुई है। ठीक है, now again, minimum support price and procurement prices for agriculture products are fixed by the government on the recommendation of। again, minimum support price पे पूछा जा रहा है, इसका मतलब ये कॉन्सेप्ट आपका पूरी तरीके से क्लियर होना चाहिए। अगर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप प्लीज ये क्वेश्चन अटेम्प्ट ना करें, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते हो ऑन द बेसिस ऑफ योर गेस वर्क, हो सकता है आप गलत मार दो। नीति आयोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो यहां पे गेस वर्क में आता है कि भाई नीति आयोग एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट के पैरेलल काम करती है, रिकमेंडेटरी एडवाइजरी बॉडी है, हो सकता है ये इसकी रिकमेंडेशन पे किया हो। लेकिन ये क्योंकि एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर तैयार किया गया है जिसके बेसिस पे एमएसपी डिसाइड होता है, एमएसपी डिसाइड करने के बाद सीसीए उसको डिक्लेयर करता है, उसका एक पूरा फ्रेमवर्क है, स्टेप बाय स्टेप काम होता है, स्पेसिफिकली ऑर्गेनाइजेशन बनी है उसके लिए। आप उस चीज में बिल्कुल भी तुक्का नहीं मार सकते, गेस वर्क नहीं मार सकते अनटिल एंड अनलेस आपको ये टॉपिक पूरी तरीके से पता। ठीक है, तो कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, सीएससीपी, ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि गवर्नमेंट को रिकमेंड करती है एमएसपी कितना होना चाहिए। इसकी रिकमेंडेशन बाइंडिंग नहीं है, बट हाँ इकलौती ऑर्गेनाइजेशन जो एमएसपी के लिए गवर्नमेंट को रिकमेंड करती है वो यही है, सीएससीपी। ये क्वेश्चन जैसा मैंने बोला है, ये क्वेश्चन आप तभी अटेम्प्ट करना जब आपके स्टेटमेंट्स जो भी पूछा जा रहा है टॉपिक, उस पे आपका होल्ड अच्छा हो, कमांड अच्छा हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अदरवाइज आप गेस वर्क में, नेगेटिविटी में चले जाओगे और रेस से बाहर हो जाओगे। तो इट्स बेटर कि अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, लीव दैट क्वेश्चन। ठीक है, Which of the following can be called as factors of production? Again, factors of production क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। ठीक, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में मेनली क्या क्या आइटम्स आते हैं? आपका कैपिटल आता है, आपका लेबर आता है, आपका लैंड आता है और आपका एंटरप्रेन्योर, अब बंदा जो कि मार्केट में खड़ा है रिस्क लेने के लिए, वही ये सारी चीजें प्रोवाइड कराएगा। ठीक, बेसिक कॉन्सेप्ट है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में। ऑप्शन देख लेते हैं। लेबर बिल्कुल सही बात है, लैंड बिल्कुल सही बात है। नाउ आपको दो ऑप्शंस मिल गए, 1 और 2, जो बिल्कुल श्योर है आप कि आप करेक्ट है। अगर श्योर है, पहली चीज तो मैं 100% श्योर हूं कि लेबर और लैंड ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, 100% श्योर हूं।
इस श्योरिटी के बेसिस पे मैं 1 और 2 पहले अपने ऑप्शंस पे ढूंढ लेता हूं। यहां 1 एंड 2 है, यहां 1 एंड 2 है, यानी बी और सी तो नहीं हो सकता। मैं पहले अपना बी और सी का ऑप्शन काटूंगा, ये बहुत जरूरी है, इससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। या जब आप ओएमआर में मार्किंग कर रहे होगे तो आपका दिमाग इधर उधर नहीं भागेगा, सी था कि डी था, क्योंकि बाकी सारे ऑप्शंस कटे हुए हैं, जो करेक्ट आंसर है वही आपको मिलेगा, वही डिस्प्ले हो रहा हो। ठीक है, अगला कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं? वो गुड्स जो बेसिकली कंजम्पशन के लिए होते हैं। ठीक, जो चीज कंजम्पशन के लिए ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है, वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कैसे होगी, क्योंकि वो फाइनल कंजम्पशन के लिए अवेलेबल है, फाइनल गुड्स में आ जाएगा, तो कंज्यूमर गुड्स तो नहीं होने वाला। तो तीसरा काटा, जैसे ही मैं तीसरा काटूंगा मैं ए ऑप्शन अपना एलिमिनेट कर दूंगा। जैसे ही ए ऑप्शन एलिमिनेट हुआ, मेरे पास एक ऑप्शन बचा डी। आई एम नॉट गोइंग टू इवन लुक अपॉन दिस फोर्थ फैक्टर कि क्या है, नहीं, क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है। होना है तो डी ही होना है, हर हाल में डी ही होना है। ठीक, ये एलिमिनेशन का तरीका आपका टाइम बचाता है। प्रैक्टिस दैट थिंग एट होम। जितना ज्यादा ये प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा एग्जाम के टाइम में आपका दिमाग उस तरीके से काम करेगा। ठीक, और वो आपका टाइम बचाएगा। सही है। ओके, कुछ स्टेटमेंट्स हैं, उनके बेसिस पे कुछ ऑप्शंस हैं। अकॉर्डिंग टू लेफर कर्व, टैक्स रेवेन्यूज ऑलवेज इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टैक्स रेट। आई डोंट नो अबाउट लेफर कर्व, मैं नहीं जानता लेफर कर्व क्या है, बट इसके अलावा जो बाकी पार्ट क्या है क्वेश्चन का वो पढ़ते हैं। टैक्स रेवेन्यू हमेशा ऑलवेज यानी हमेशा इंक्रीज होता है जब टैक्स रेट बढ़ते हैं, जब टैक्स रेट बढ़ाया जाता है। सही बात है, टैक्स रेट आप कुछ एक्सटेंट तक बढ़ाओगे तो टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा, बट सोचो अगर लगातार आप टैक्स रेट बढ़ाते जा रहे हो, क्या फिर भी टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा? यानी गवर्नमेंट को लोग टैक्स देना चाहेंगे अगर बहुत ज्यादा टैक्स बढ़ा दिया तो? नहीं। तो ये जो ऑलवेज का कंपोनेंट है, ये अपने आप इस स्टेटमेंट को गलत बता रहा है। हमेशा ऐसा नहीं होता, हमेशा नहीं हो सकता, इट्स अ फैक्ट। अब आप जनरल सेंस में भी देखें कि अगर किसी प्रोडक्ट पे टैक्स ज्यादा होता जा रहा है, एक लेवल तक तो लोगों को अपनी नेसेसिटी के बेसिस पे वो प्रोडक्ट खरीदना है, लेकिन अगर उसके ऊपर टैक्स चला जाता है, ठीक, तो फिर क्या हम वो चीज खरीदना चाहेंगे जिसपे हैवी टैक्सेशन है, जिसका प्राइस बहुत ज्यादा है? नहीं। ठीक, तो हम उस चीज को जब नहीं खरीदना चाहेंगे, उससे अपने आप को पीछे हटाएंगे, या तो अपना कंजम्पशन कम कर लेंगे या कोई ऑल्टरनेटिव सोर्स देख लें। उस केस में हमारा कंजम्पशन डाइवर्ट हो गया या कम हो गया, लेकिन साथ में क्योंकि वो प्रोडक्ट नहीं खरीदा जा रहा है तो डेफिनेटली गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी कम हो जाएगा। ठीक, तो ये जो ऑलवेज टर्म है, ये तो किसी भी हिसाब से इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को जस्टिफाई नहीं करता। मैंने 1 काटा, अगेन जो मैंने आपको सीधा सीधा बोला कि फॉरन ऑप्शन में आएंगे, क्योंकि 1 फॉर श्योर गलत मेरे को मिला, एक ये कट गया, ऑप्शन ए 1 एंड 3, ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3, क्योंकि उसमें 1 था। ठीक, 1 वाले काट दिए। सेकेंड स्टेटमेंट मैं पढ़ना ही नहीं चाहता, क्यों? क्योंकि मेरे पास 2 ऑप्शन बचे हैं, बी में 2 ओनली एंड सी में 2 एंड 3 ओनली। ठीक, 2 दोनों में कॉमन है, 2 दोनों में कॉमन है, यानी कि ये स्टेटमेंट हर हाल में सही होने ही वाला है। ठीक, मैं उसे पढ़ ही नहीं रहा, मुझे सिर्फ थर्ड स्टेटमेंट कंफर्म करना है अपना करेक्ट आंसर पहुंचने के लिए। थर्ड स्टेटमेंट, लॉरेंस कर्व इज अ ग्राफ शोइंग द डिग्री ऑफ इनइक्वालिटी इन इनकम इन अ गिवन पॉपुलेशन और एन इकोनॉमी। बिल्कुल सही बात है। अगेन लॉरेंस, ये फिर वही बात है कि आप ये स्टेटमेंट कैसे पहुंचोगे, क्योंकि आपने लॉरेंस कर्व पढ़ा होगा तभी बता पाओगे। लॉरेंस कर्व के बेसिस पे, लॉरेंस कर्व एक्चुअली इकोनॉमी में या किसी सोसाइटी में इनइक्वालिटी को शो करता है कि किसी के पास इनकम ज्यादा, किसी के पास इनकम कम। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। इसी का काउंटर पार्ट न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन जो होता है उसको बोलते हैं गिनी कोएफिशिएंट। इस लॉरेंस कर्व का यूज करके ही ये गिनी कोएफिशिएंट निकाला जाता है। ये गिनी कोएफिशिएंट शो करता है न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इनइक्वालिटी इन अ सोसाइटी। तो क्योंकि लॉरेंस कर्व पता है कि क्या होता है, इनइक्वालिटी शो करता है, सिर्फ इतनी चीज याद रखनी है लॉरेंस कर्व के बारे में, इनइक्वालिटी इन इनकम। ठीक, तो डेफिनेटली थर्ड स्टेटमेंट सही है, तो आंसर हो गया सी। ठीक, टाइम बचाना है आपको ये चीजें प्रैक्टिस करनी ही पड़ेंगी, ये एलिमिनेशन प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में हर स्टेटमेंट पे ज्यादा टाइम देना आपके लिए सही नहीं है। आपको कम टाइम में मैक्सिमम प्रोडक्शन, मैक्सिमम आउटपुट लेना है, उसके लिए ये बेसिक तरीके आपको बार बार प्रैक्टिस ही करने पड़ेंगे। ठीक है,
Okay, consider the following statements about the Food and Agriculture Organization FAO. फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, यूनाइटेड नेशन की एजेंसी है, ठीक है, जो ओवरऑल वर्ल्ड में फूड सिक्योरिटी के बारे में बात करती है, ठीक. इट हैज टू टेक इनटू कंसिडरेशन द क्वालिटी एज वेल एज क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ फूड एंड सप्लाई ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ सप्लाई ऑफ द फूड, ठीक. पहली चीज, इट इज एन एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस. बिल्कुल सही बात है, इट इज एन एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन. जैसे ही फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट हुआ मेरा, मैं फौरन अपने ऑप्शंस में आऊंगा, ए काट दूंगा, डी काट दूंगा, ठीक. नाउ सेकंड स्टेटमेंट मुझे पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि मेरे पास जो ऑप्शन बचे हैं उसमें सेकंड स्टेटमेंट का कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो मैं सेकंड स्टेटमेंट बिना पढ़े ही कंसीडर कर लूंगा कि वो गलत है. अभी मुझे सिर्फ एक स्टेटमेंट और पढ़ना है, दैट इज थर्ड. थर्ड स्टेटमेंट अगर सही हुआ तो आंसर हो जाएगा सी. थर्ड स्टेटमेंट अगर गलत हुआ तो आंसर हो जाएगा बी. Third statement, it created the Codex Alimentarius Commission to develop food standards. Again, Codex Alimentarius Commission, यहां पे ये टर्म या पूरा का पूरा क्वेश्चन जिस भी ईयर आया हो, 2017, 18, 20, 19, 16, ये क्वेश्चन इसीलिए आपके एग्जाम में पूछा गया है क्योंकि Codex Alimentarius Commission उस टाइम न्यूज में रहा होगा. Codex Alimentarius Commission एक फूड स्टैंडर्ड, फूड क्वालिटी स्टैंडर्ड का मार्क है. अगर एक कंट्री से दूसरी कंट्री में पर्टिकुलर फूड ट्रांसफर हो रहा है, कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड सेट करके देता है, जिसकी वजह से वो खाना, अगर उस स्टैंडर्ड को, वो फूड मटेरियल्स उस स्टैंडर्ड को मैच आउट करते हैं, तो किसी भी तरीके से जो भी इंपोर्टिंग कंट्री है उसको निगेट नहीं कर सकते. दूसरा इंपॉर्टेंट चीज कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन का, मान लीजिए इंडिया, बांग्लादेश और म्यांमार, ये तीनों कंट्रीज कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन के मेंबर है, ठीक. हमें कुछ फूड आइटम्स ट्रांसफर करने हैं वाया बांग्लादेश टू म्यांमार, ठीक. जैसे ही बांग्लादेश में फूड इंटर होगा, उनके जितने भी प्रोडक्शन लाइन पे, इंपोर्ट लाइन पे जितने भी उनके एजेंसीज हैं, वो हमारा सामान खोल के देखेंगे उसमें है क्या. अगर वो तीनों इस कमीशन के मेंबर हैं, तो बांग्लादेश बिना उस कंटेनर को खोले हुए पूरा ट्रेड स्मूथली होने देगा अप टू दी म्यांमार. ये एक बेनिफिट है कोडेक्स एलिमेंटेरियस का. ये टाइम बचाता है, कॉस्ट बचाता है, तो आपकी लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो जाती है, ठीक. ये क्वेश्चन भी आप तभी अटेंड कर पाओगे जब आपको एफएओ और ये पर्टिकुलर चीज पता हो, ठीक. क्योंकि थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, मैं आंसर सी लगा दूंगा, ठीक. मैं ये नहीं बोलता है कि इनके कोई स्ट्रैटेजिक एटीट्यूड होना चाहिए, आपके पास कोई पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आपके पास इन ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए बिना पढ़े, नहीं. ये सारी चीजें बिल्कुल बेसिक है. जैसे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यूएन एजेंसी है, आए दिन न्यूज़पेपर में आप पढ़ते हो उसके बारे में, ठीक है. कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन आजकल बहुत रेगुलरिटी में है, हर महीने आपको शायद ये टर्म कहीं ना कहीं मिल जाए न्यूज़पेपर में. तो क्योंकि आपको न्यूज़पेपर से, करंट से अपना जो कंटेंट है वो निकालना है, और यूपीएससी भी वही कर रहा है. उस कंटेंट, करंट कंटेंट से ही आपका एक क्वेश्चन तैयार कर रहा है बेसिक इंफॉर्मेशन पे. ये बिल्कुल बेसिक है. फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन बिल्कुल आपका फैक्चुअल कंटेंट है, लेकिन क्वेश्चन कहां से बना रहा है? करंट से. तो आपको अपना करंट और अपना बेसिक दोनों रिलेट करके ही पढ़ना है, ठीक है. आगे बढ़ते हैं. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग आर लिस्टेड ऑन द असेट साइड ऑफ द आरबीआई बैलेंस शीट. पहला तो ये जान ले असेट और लायबिलिटीज क्या होती हैं. ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि असेट और लायबिलिटी क्या होगी. असेट जो आपकी इनकम है, यानी उसके ऊपर किसी तरीके का आपके ऊपर ऑब्लिगेशन नहीं है कि वो पैसा या वो सामान आपके पास आया तो आपको वापस करना, नहीं. दूसरी तरफ है लायबिलिटी. लायबिलिटी आपका उधार, जितना भी उधार आपने पैसा लिया किसी से भी, आपके ऊपर ऑब्लिगेशन होता है उसको वापस देना. अगेन, लायबिलिटी अच्छे लोगों के लिए अच्छी होती है, बुरे लोगों के लिए बुरी होती है, क्योंकि अच्छे लोग ही वापस करते हैं, बुरे लोग वापस नहीं करते. तो लायबिलिटी यानी कि पैसा वापस करना है. असेट यानी कि जितना भी आपने इनकम किया, आपकी सैलरी होगी, आपने अपनी जमीन बेची उससे इनकम आ गया, आपने मार्केट में गोल्ड बेचा उससे इनकम आ गया, आपने गोल्ड खरीदा वो भी आपका असेट हो गया, क्योंकि किसी तरीके की लायबिलिटी वहां पे आपके ऊपर नहीं है कि आपको उसके रिटर्न में कुछ देना है, वो पूरा का पूरा आपका, ठीक. आरबीआई के एसेट्स क्या होते हैं? पहला, करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक. अगेन, जितनी भी करेंसी आरबीआई प्रिंट करती है वो लायबिलिटी होती है आरबीआई के ऊपर. इसीलिए हर नोट पे आरबीआई के गवर्नर का साइन होता है और वो वहां पे लिखता है कि आई एम वेरी मच ऑब्लिगेटेड टू पे द वैल्यू ऑफ दिस करेंसी टू द होल्डर ऑफ दिस करेंसी, ठीक. तो ये पॉइंट तो हटा देते हैं.
गोल्ड एंड बुलियन, अगेन गोल्ड एंड बुलियन पूरी तरीके का आपका जितना भी आरबीआई ने खरीदा है गोल्ड एंड बुलियन वो सब उसका ही हो गया। ठीक, तो असेट में पहला तो काट देते हैं 1, सेकंड सही है। अगेन जैसे ही मैंने पहला काटा मैं फॉरन ऑप्शंस में आता हूं, ऑप्शन सी और डी काट दिया। ठीक है, दोनों ही स्टेटमेंट में देखिए दोनों ही ऑप्शन में 2 कॉमन थे, तो अगर मैं गोल्ड एंड बुलियन नहीं भी देखता, मुझे 2 कॉमन था, मुझे 2 देखना ही नहीं था, मुझे 3 और 4 डायरेक्ट दे सकता था मैं। जैसे लोन टू कॉमर्शियल बैंक्स, अगेन आरबीआई ने जब आगे लोन फॉरवर्ड किया वो उसकी इनकम है क्योंकि वो वापस आना है, वो किसी तरीके की लायबिलिटी नहीं है, आरबीआई को एक्स्ट्रा पे नहीं करना, वो लोन दिया गया है, अब वो वापस आएगा विद इंटरेस्ट, तो वो इनकम हो गई आरबीआई। तो अगेन थर्ड स्टेटमेंट सही है, मैंने फोर्थ पढ़ना ही नहीं है, फोर्थ क्या बोल रहा है, मैं 2 और 3 पे पहुंच गया, ऑप्शन 2 और 3 ही है। ऑप्शन सिर्फ आपका टाइम बचाते हैं, इन ऑप्शंस के साथ जितना टाइम स्पेंड करोगे उतना ही टाइम बचेगा आपके एग्जाम में। ट्राई टू प्रैक्टिस दिस थिंग एट योर होम कि ये जो ऑप्शंस दिए गए ये क्यों दिए गए हैं, ये अलग अलग ऑप्शंस बना के आपको क्यों दिए गए हैं, सीधे पूछ लेता आपसे नहीं, ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए गए हैं। और सबसे अच्छी चीज, अगर आप इनके साथ खेलना सीख गए, इनके साथ प्रैक्टिस करना सीख गए, आपका एग्जामिनेशन में टाइम बहुत बच जाता है। आप 2 घंटे का पेपर 1.5 घंटे में कर सकते हो, बशर्ते आपने वो प्रैक्टिस उसी एक स्ट्रैटेजी से की हुई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, अगेन ये सीधे सीधे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है या डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें कोई आपका लॉजिक नहीं लगने वाला है क्योंकि आपको ये डेफिनेशन पता होनी चाहिए, ये टर्म पता होना चाहिए कि डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। डिस्गाइज्ड का मतलब होता है छुपा हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी, छुपी हुई बेरोजगारी, यानी इंसान दिख रहा है कि वो एम्प्लॉयड है, काम कर रहा है, बट एक्चुअली वो अनएम्प्लॉयड है। जैसे हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में होता है, एग्रीकल्चर सेक्टर में काम होता है 7 लोगों का, लेकिन वहां पे काम कर रहे होते हैं 12 से 15, तो ये जो एक्स्ट्रा 5-7 लोग हैं जो काम करते दिखाई देते हैं, एक्चुअली प्रोडक्टिविटी में कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते। क्यों? अगर प्रोडक्टिविटी है 100, यानी 100 क्विंटल गेहूं एक खेत से हो जाता है 5 लोगों के थ्रू, तो उसमें अगर 12 लोग इंप्लॉय कर दें तो इन 7 लोगों की कोई कंट्रीब्यूशन इसमें एक्स्ट्रा नहीं होती। अगर इनमें से किसी को भी बाहर कर दिया जाए या 7 को ही बाहर कर दिया जाए तो ये 5 लोग 100 क्विंटल गेहूं उगा सकते हैं। ठीक, इसीलिए डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट कहता है कि दिखते हैं एम्प्लॉयड पर होते नहीं। एग्रीकल्चर इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर दैट। अब हम सीधे सीधे स्टेटमेंट पे आते हैं, फर्म हायर्स टू मैनी वर्कर्स टू अकम्प्लिश अ 1 मैन जॉब। जो मैंने अभी आपको बताया, फर्म ने काफी लोगों को अपॉइंट कर लिया, काफी लोग वहां पे एम्प्लॉयड है, लेकिन काम एक ही बंदे का है, तो बाकी बंदे एम्प्लॉयड दिखेंगे, ठीक, एम्प्लॉयड दिखेंगे, पर एक्चुअल सेंस में वो कुछ भी कंट्रीब्यूशन उस कंपनी में नहीं कर रहा है। तो पहला ही स्टेटमेंट आपका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, आपको सिर्फ डेफिनेशन याद रखनी है, आपके इकोनॉमिक सीडीएस एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन बेस्ड ज्यादा क्वेश्चन रहते हैं। फोकस करिए कि जितने भी टर्म्स आपके सामने आते हैं उनकी डेफिनेशन, उनका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो, उससे ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना। कोई अभी तक किसी भी क्वेश्चन में डीप में जाकर आपको कुछ नहीं समझना है, बस डेफिनेशन, या तो डेफिनेशन दी है, टर्म पूछा है, या टर्म दिया है, डेफिनेशन पूछा है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं जल्दी से। ओके, आरबीआई का सुपरविजन होता है किन के ऊपर? क्योंकि आरबीआई बैंकिंग रेगुलेटर है, तो बैंक्स के ऊपर आरबीआई का सुपरविजन होता है, रेगुलेशन होता है। ठीक, वो रेगुलेशन किन किन तरीके से किया जाता है? आरबीआई सुपरवाइजेस फंक्शनिंग ऑफ द बैंक्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेज। ठीक है, पहला, आरबीआई मॉनिटर्स द बैंक सो दैट दे मेंटेन प्रिस्क्राइब्ड कैश बैलेंस। बिल्कुल सही बात है, आरबीआई का मेजर ऑब्जेक्टिव सुपरविजन का यही है, क्योंकि बैंक्स जो है उन्होंने पब्लिक का पैसा लिया हुआ है। ठीक, अगर बैंक्स कुछ ना कुछ मिनिमम रिजर्व नहीं रखेंगे तो जितना पैसा वो पब्लिक से उनके पास आया वो पूरा पूरा लोन कर देंगे। ठीक, लोनिंग एक रिस्क टेकिंग एक्टिविटी है, अश्योर्ड रिटर्न आना जरूरी नहीं है। कितने डिफॉल्ट हो जाते हैं? एनपीएस का केस आपकी सोसाइटी में करंटली ऑलरेडी चल रहा है, मोर देन 10-11% ऑफ द लोन एक्सटेंडेड वो एनपीए चला गया, यानी कि वो रिटर्न नहीं आया। अगर पैसा रिटर्न नहीं आएगा तो जो डिपॉजिटर्स हैं उनका क्या? मेजर लायबिलिटी तो उन्हीं के ऊपर है, मेजर ऑब्जेक्टिव तो उनका ही सेटिस्फाई करना है। तो हमेशा आरबीआई ये चीज कंसर्न करता है कि जितने भी बैंक्स हैं वो पर्टिकुलर मिनिमम रिजर्व मेंटेन करें, पूरा का पूरा पैसा जो डिपॉजिट हुआ है उनके पास कस्टमर का, उसको आगे लोन ना कर दे। तो ये फर्स्ट पॉइंट तो बिल्कुल सही है।
ठीक, जैसे ही फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया, पहुंचो ऑप्शंस पे, काट दिया, ए कट गया, बी कट गया। सी और डी में वापस ऑप्शन से जाने से पहले देखो कि कौन कौन से कॉमन है। 1 कॉमन है, 3 कॉमन है, यानी 1 सही है, 3 सही है। सिर्फ एक स्टेटमेंट बचा 2 जो एक बार कंसीडर करना है। 3 पढ़ना ही नहीं है, 3 अपने आप ऑप्शन, सॉरी 4 भी है। तो यस, आपको इस टाइम 3 नहीं पढ़ना है, 2 और 4 दो और स्टेटमेंट्स और आपको पढ़ने, ये टाइम बचाएगा। आप फालतू में एक बार आप 4 स्टेटमेंट भी थर्ड स्टेटमेंट भी पढ़ोगे जबकि वो पता है कि हाँ थर्ड स्टेटमेंट सही है, टाइम बचाइए। सेकंड स्टेटमेंट, आरबीआई बाय इट्स मैंडेट प्रोहिबिट्स बैंक फ्रॉम अर्निंग एक्सेसिव प्रॉफिट। कोई भी रेगुलेटर किसी भी तरीके से किसी भी इंडस्ट्री में किसी का भी प्रॉफिट रोक नहीं सकता। प्रॉफिट नहीं होगा तो इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसे बढ़ेगी? कोई भी इंडस्ट्री, कंपनी, चाहे मैं लगाऊं या गवर्नमेंट लगाए या बैंक ही सही, अगर प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो बिजनेस में कर क्या रहे हैं? ठीक, रेगुलेटर अगर उसका प्रॉफिट ही रोक दे तो फिर वो बिजनेस करेगा ही क्यों? तो किसी भी हिसाब से आरबीआई बैंक्स को प्रॉफिट करने से नहीं रोक सकता। यू अर्न दैट मच एज यू वांट, बट आपका जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है, बेसिक फंक्शन है कि कस्टमर्स का इंटरेस्ट मेंटेन करना, वो कहीं से भी जेओपार्डाइज नहीं होना चाहिए। तो अगेन सेकेंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। मैं फोर्थ स्टेटमेंट पढ़ूंगा नहीं, फौरन अपने ऑप्शंस पे जाऊंगा। ऑप्शन सिर्फ यही बचा 1 और 3, क्योंकि फोर्थ स्टेटमेंट गलत है। सेकंड स्टेटमेंट भी नहीं पढ़ूंगा, 1 और 3 राइट था, आंसर लगा दिया, टाइम बचा। आपने सेकंड स्टेटमेंट नहीं पढ़ा, आपने फोर्थ स्टेटमेंट नहीं पढ़ा। आपके एग्जामिनेशन हॉल में ये स्ट्रैटेजीज ऐसे ही काम करने वाली है, क्योंकि अगर आप एक एक स्टेटमेंट पढ़ के, स्पेशली इन टाइप से क्वेश्चन में एक एक स्टेटमेंट पढ़ के चलोगे, वो अच्छी चीज है, प्रैक्टिस करो, लेकिन आपको एग्जाम निकालना है। एग्जाम निकालने के लिए आपको क्वेश्चन सही करने हैं। क्वेश्चन सही करने के लिए आपको ये सारी स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट करनी ही पड़ेगी। ऑब्जेक्टिव एग्जाम निकालना है, ज्ञानी नहीं बनना है, फिलॉसफी नहीं करनी, प्रोफेसर नहीं बनना। ज्यादा नॉलेज लेके करोगे क्या अगर एग्जाम नहीं निकला तो? ऑब्जेक्टिव एग्जाम निकालना है। एग्जाम के लिए जो जो चीजें जरूरी हैं उसी पे फोकस करो, बहुत आराम से हो जाएगा। किसी में कुछ भी ऐसा नहीं है कि तुम्हारे समझ में ना आए या तुमने पढ़ा वो तुम्हारे लिए डिफिकल्टी है, नहीं, बिल्कुल बेसिक चीजें हैं। देखो सारे इस क्वेश्चन जो है वो कहीं ना कहीं, ये क्वेश्चन, एक चीज और बता दो, ये क्वेश्चन जितने भी हैं ये किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं यूपीएससी के लिए द्वारा। एनडीए नहीं बता सकता, बट सीडीएस, सीएपीएफ और आईएएस, उसी के क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं। कोई भी ऐसा क्वेश्चन आपको लगा कि आपके दिमाग में कभी पढ़ा ना हो या फिर पढ़ के समझना है, नहीं, बिल्कुल बेसिक्स है। आपको बस काम करना है अपनी स्ट्रैटेजीज पे, ठीक है। आपके ये 10 क्वेश्चंस आई बिलीव कि आपको काफी हेल्पफुल रहे हो। क्वेश्चन से ज्यादा स्ट्रैटेजी पे मैंने फोकस किया, क्योंकि वही आपके लिए जरूरी है। सेम क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है, बट स्ट्रैटेजी हर जगह किसी भी सब्जेक्ट में यही अडॉप्ट करने हैं आपको, ठीक है। चलो आज के लिए आपके लिए इतना ही था। आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो या आपके लिए प्रोडक्टिव रहा हो। हम टीडीए में आपके लिए यही कोशिश कर रहे हैं कि आपके एग्जाम ओरिएंटेड जितना भी आपका कोर्स स्ट्रैटेजीज है, हम उसी पे फोकस करें ताकि आप रिजल्ट ओरिएंटेड बन जाए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। डिफेंस की सफल तैयारी केवल त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ। पाएं रिकॉर्डेड लेक्चर्स, एक्सक्लूसिव स्टडी मटेरियल, एक्स्ट्रा स्टडी नोट्स, डाउट क्लियरिंग सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस की तैयारी होगी पूरी, क्योंकि टीडीए है ना। आज ही डाउनलोड करें देश का नंबर 1 टीडीए लर्निंग ऐप।